तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। उसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हों और आज कंसंट्रेशन से आप पढ़ें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कंसल्टेशन पेपर। अभी किस इंस्टीट्यूट ने कंसल्टेशन पेपर्स को रिलीज किया है? किस लिए रिलीज किया है? डिजिटल इंक्लूजन इन द एरा ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, टेक्नोलॉजी का स्तर इतना होता चला जा रहा है, इसीलिए हमें डिजिटलाइज चीजें करनी पड़ेगी। इसीलिए जो कंसल्टेशन पेपर है उनको डिजिटली किसने अभी क्या किया हुआ है? रिलीज किया हुआ है। तो ये है आपका ट्राई। किसने किया हुआ है? ट्राई ने अभी ये रिसेंटली आपका जो कंसल्टेशन पेपर है इनको लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए आपकी ये जो अथॉरिटी है ये किस लिए है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेराई, जो आपके TRAI, जो टेलीकॉम आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की रेगुलेशन है उनमें क्या ट्रांसपेरेंसी रखना, पारदर्शिता रखना, कंपटीशन सही से हो, चीजें सही से काम करें, इन सब चीजों के लिए क्या है? आपका ट्राई बनाया गया है। इसने अभी कंसल्टेशन पेपर को क्या किया हुआ है? अभी रिलीज किया हुआ है, बिकॉज बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण। ये क्या है? ये जो पेपर है ये क्या करेंगे? ये आपका चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी ब्रॉट बाय रैपिड एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजीज की मदद से जितना एडवांसमेंट हो रहा है, जितनी ग्रोथ हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, उन सब चीजों पे एक चेक भी करके रखेंगे और क्या सोल्यूशन भी होने चाहिए। ठीक है, जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी, अवसर भी मिलेंगे, उन सब चीजों के लिए क्या सोल्यूशन होने चाहिए, किस तरीके से उन पे काम करना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर इन सब पे फोकस करने के लिए कंसल्टेशन पेपर्स को अभी रिलीज किया हुआ है। कि फोकस क्या होगा? फोकस होगा MSME, कि MSME भी इसमें पार्टिसिपेट करे, ऑनलाइन वो भी बढ़ चढ़ के आए। MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये भी बढ़ चढ़कर क्या करें? आए और इनके साथ भी क्या हो? ट्रांसपेरेंसी हो, रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटी और कोई भी चैलेंजेस हो, इन सब का क्या हो? सारा सोल्यूशन निकल पाए। ठीक है, इसी के साथ बात करें तो इट हाईलाइट द चैलेंजेस। इस सब में चैलेंजेस लिखें कि क्या क्या चैलेंजेस, जो टेक्नोलॉजी, अब हर चीज डिजिटल होती जा रही है, तो जो भी चीजें डिजिटल हो रही हैं उनकी वजह से जो आपकी स्मॉल, माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेस है, ठीक है, ये मीडियम जो छोटे लेवल के स्टार्टअप्स हैं, ये सब क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से। तो जितने भी चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं या जो भी अवसर, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये कंसल्टेशन पेपर क्या करेंगे? इन सब चीजों पे फोकस करेंगे, इन सब चीजों पे क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। इसी के साथ थोड़ा और इस पे आगे पढ़ लेते हैं कि कंसल्टेशन पेपर जो है वो गैप को फुलफिल करेंगे। गैप देखेंगे, जो गैप किसमें हो रहा है? डिजिटल इंक्लूजन इन प्रेजेंट डे कंट्री सच एज मोबाइल, इंटरनेट गैप। तो किन किन चीजों पे ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से गैप हो रहा है, सोसाइटी में गैप कैसे आ रहा है, सोसाइटी में टेक्नोलॉजी को लेकर गैप कैसे, उसी गैप की वजह से क्या हो रहा है? एडवांसमेंट नहीं हो पाता, उसी गैप की वजह से ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि अगर गांव में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, लोगों को फोन इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, शहरों में टेक्नोलॉजी बहुत है। ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो आपकी MSME है वो ग्रो ही नहीं कर पा रही है। तो इन पे फोकस होगा। किन किन चीजों पे? इंटरनेट यूजेस गैप जो है, कि कौन सी पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज कर पा रही है, किन के लिए इंटरनेट है ही नहीं, रूरल अर्बन इंटरनेट पेनिट्रेशन, जेंडर गैप, इंटरनेट एक्सेस, कि सारी, कि आखिरकार MSME क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। कि अगर हम बात करें मेल्स को कितना छूट है या कितना वो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, फीमेल्स को कितनी छूट है, गांव और शहरों में कितना अंतर है, इन सब अंतरों पे क्या किया जाएगा? फोकस किया जाएगा। सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन यहां पर मिलेंगे। ठीक है, कैसे बेनिफिट मिले इकोनॉमी को, डिजिटल इकोनॉमी से कैसे, इंटरनेट से कैसे, डिजिटल एरा से बेनिफिट मिले। अगर हम बात करें जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? तो ये 20 फरवरी को 1997 में क्या हुई थी? ये
स्टैब्लिश हुई थी, किसके थ्रू स्टैब्लिश हुई थी? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट आया हुआ था, उस एक्ट के थ्रू ही टेराई को क्या किया गया था? आपका स्टैब्लिश किया गया था। टेराई का जो मिशन है वो क्या है? क्रिएट एंड नर्चर कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन की ग्रोथ के लिए ही इसको स्टैब्लिश किया गया है, यही मिशन है। और इसका एम भी यही है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ऐसी पॉलिसी जो बिल्कुल फेयर हो, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिसके तरीके से एक फेयर कंपटीशन का जन्म हो, सब जो है फेयर तरीके से आगे बढ़ सके। ठीक है, इसी के बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कितनी मेमेटस स्पीसीज जो हैं वो नोन है इंडिया में? कितनी मेमेटस स्पीसीज में स्पाइडर की स्पीसी है, तो कितनी अभी इंडिया में हाल ही में नोन है? तो 2। कितनी मिली है? 9। तो कितनी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं? 2 स्पीसीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। क्या नाम है? तो देयर आर 2 न्यू स्पीसीज, द न्यू 2 स्पाइडर्स की स्पीसीज। ठीक है, अभी कहां पे डिस्कवर हुई है? सदर्न वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, क्योंकि वेस्टर्न घाट की अगर बात करें, कहां है वेस्टर्न घाट? तो ये आपके सारे वेस्टर्न घाट। ठीक है, सो वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें, वेस्टर्न घाट के अलग अलग नाम हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री इनको कहा जाता है। तो वेस्टर्न घाट तो पूरा हब है, हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह जहां डाइवर्सिटी, जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो वहीं पर अभी 2 नई स्पीशी मिली हुई हैं। किसकी? मेमेटस, मतलब कि आपकी स्पाइडर की नई 2 स्पीशीज मिली हुई है। ये कौन कौन सी है? मेमेटस पिनेटस एंड मेमेटस परवुलिस, ये दोनों स्पीसीज मिली हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट से, आपके केरला साइड से, क्योंकि आपका वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ मिलेगी। चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आप देखते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब किया गया था? 1 जुलाई 1916 को ये स्टैब्लिश किया गया था। क्यों? सर्वे करे, एक्सप्लोर करे और रिसर्च करे। किस लिए रिसर्च करे? कि ये देखिए कि कितनी एडवांसमेंट है यहाँ, कितनी रिच लाइफ है। ठीक है, कितना ज्यादा जियोलॉजी जो है वो आगे बढ़ रही है, कितने ज्यादा आपको स्पीशीज मिल रहे हैं, कितनी ज्यादा वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, और कितने ज्यादा एनिमल स्पीशीज हैं जो हैं, कितना रिच है ये जमीन। तो इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें, ये सर्वे जो है ये जीनस पे ध्यान देता है। ठीक है, अब बात करें तो द सर्वे हैज इट जीनस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जियोलॉजिकल सेक्शन इंडियन म्यूजियम एक्ट ऑफ ये। ठीक है, इसके थ्रू ये किया गया था। अब अगर हम आगे बढ़े, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस अ फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट्स प्रपोज्ड फैक्ट चेक यूनिट। अभी कौन सी हाल ही में ऐसे राज्य है जिसने क्या एक फ्रेमवर्क पूरा तैयार किया है, एक पूरा का पूरा एक कह सकते हैं ब्लूप्रिंट तैयार किया है? किस लिए? फैक्ट चेक यूनिट के लिए। ठीक है, किस स्टेट ने अभी किया हुआ है? तो ये कर्नाटका ने। फैक्ट चेक यूनिट है क्या? आजकल फेक न्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम बात करें फेक न्यूज़ के अभी बहुत चर्चे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के अंदर एक अलग तरीके का फियर डेवलप हो रहा है। लोग अभी क्या कर रहे हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? फैक्ट चेक यूनिट का प्लान बना रही है, जिससे कि इस तरीके के फ्रॉड कम से कम हो। ठीक है, जिससे कि लोग जो है ज्यादा अवेयर हो, और उसके साथ में लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत जो है कम से कम हो। ठीक है, तो कर्नाटका का अभी आईटी मिनिस्टर जो है उन्होंने अभी फ्रेमवर्क प्रपोज किया है फैक्ट चेक यूनिट के लिए। इस यूनिट में क्या होगी? एक ओवरसाइट कमेटी होगी। क्या होगी? एक ओवरसाइट कमेटी होगी। ठीक है, जो रिव्यू करेगी आपके हर कॉन्टैक्ट को नोडल ऑफिसर्स के साथ में, जो आपका रिव्यू पॉइंट कॉन्टैक्ट और नोडल ऑफिसर होंगे उनके साथ में एक ओवरसाइट कमेटी होगी, जो हर चीज पे निगाह रखेगी, जो देखेगी कि किस तरीके से फेक न्यूज जो फैल रही है या कोई भी चीज हो रही है, उन चीजों पे फैक्ट को चेक करने का पूरा काम किया जाएगा। ओवरसाइट कमेटी जो है उसमें क्या क्या होंगे? तो रिप्रेजेंटेटिव होंगे बहुत सारी जगहों से, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, पुलिस होगी उसमें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड सिविल सोसाइटी के लोग। ये सारी चीजें होंगी जो हर भाषा, हर चीज में ये इंक्लूड किया जाएगा, जहां से चेक किया जाएगा कि कहीं
कोई न्यूज तो नहीं फैक्ट फैल रही है या फिर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को चेक किया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, ठीक है, राज्यसभा ने जिसको पास किया था इस बिल को, तो इस बिल में कह सकते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट इन लोकसभा एंड असेंबली फॉर वुमेन रिजर्व करने की बात की गई, कितने परसेंट सीट जो है वो रिजर्व की जाएगी इस बिल के थ्रू। तो ये बिल के थ्रू कितने परसेंट सीट, 33%। कितना परसेंट, 33%। ठीक है जी, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ऑलमोस्ट 3 डिकेड आफ्टर इट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन बिल वाज यूनिवर्सली पास बाय राज्यसभा। 3 डिकेड, 30 साल लगे इसको फुल सहमति के साथ पास होने में, फिर फाइनली ये राज्यसभा के थ्रू भी पास हो गया था। अगर हम इसकी बिल की बात करें तो 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नारी शक्ति वंदन अभियान जो है इसके थ्रू 1/3 सीट जो है लोकसभा में रिजर्व होंगी। और ये सारी जो है क्या कह गया, इनकी तो बात की ही थी कि 1/3 सीट आपकी लोकसभा में रिजर्व होती ही होती हैं, लेकिन अब इसके थ्रू ये बात की गई है कि इस नंबर को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, एटलीस्ट इस नंबर को तो और ज्यादा होना चाहिए। आपको इसमें 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और नारी शक्ति वंदन अभियान जो है इसकी बात करनी चाहिए। इसको आपको याद रखना चाहिए कि भाई एटलीस्ट ये सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करो। हाँ, वुमेन के लिए सीट रिजर्व है, लेकिन अगर एक थोड़ा नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वुमेन का पार्टिसिपेशन अभी उतना देखने को नहीं मिल रहा है। वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए वुमेन के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट्स को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो लोकसभा में कब आया था, एज कॉन्स्टिट्यूशन 128, ठीक है, हैज बीन टेबल्ड 128 अमेंडमेंट की तरह इसको क्या किया गया था, पेश किया गया था। एंड इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर वुमेन को कितने मिलने चाहिए, 33% सीट्स का यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है। इसका मतलब क्या है, इसका यही मतलब है कि इसका एम क्या है कि वुमेन को पहली बात तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और दूसरी चीज इसके थ्रू वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़े, वुमेन जो है और जोरों शोरों से आगे बढ़े और पॉलिटिक्स में उनका भी योगदान ज्यादा से ज्यादा रहे। ठीक है, अगर हम बात की जाए तो कुछ अमेंडमेंट की बात की जा रही है कि टू अचीव द गोल ऑफ वुमेन रिजर्वेशन द बिल प्रपोज अमेंडमेंट, इस बिल के अंदर कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं कि ये सारे अमेंडमेंट होने चाहिए, ये सारे संशोधन जो है वो जरूरी हैं। कौन कौन से संशोधन, एक तो होना चाहिए 239 AA, ठीक है, इससे क्या हो, स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू दिल्ली, दिल्ली में वुमेन को थोड़ी स्पेशली प्रोविजन मिले, वहां उनकी सीट्स बढ़े। दूसरा क्या है, कुछ और नए आर्टिकल इंसर्ट होने चाहिए। जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसने और भी 3 आर्टिकल नए इंसर्ट करने की बात की गई है, 330A, 332A एंड 334A। इन सारे आर्टिकल्स को क्या की गई है, बात की गई है। और इसके साथ 330A और 332A क्या करेगा, इसके थ्रू वुमेन का रिजर्वेशन जो है वो बढ़ाएगा लोकसभा और स्टेट असेंबली में। और क्या करेगा, 334A इंक्लूड करेगा सनसेट प्रोविजन दैट वुड ग्रेजुअली एंड अफर्मेटिव एक्शन, कि 15 साल से जो सनसेट प्रोविजन चल रहा है उसके ऊपर भी एक एक्शन लिया जाएगा। तो अभी हाल ही में ये बात चल रही है कि सारे जितने भी बर्थ और डेथ हैं उनको क्या है, अब पूरी तरीके से क्या किया जाए, रजिस्टर किया जाए सरकार की पोर्टल पे, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब हर चीज अब डिजिटल हो रही है, तो इससे क्या होगा, सेंसस में भी क्या होगी, बहुत ज्यादा आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन यही है, कौन सी डेट, ऑल रिपोर्टेड बर्थ एंड डेट इन द कंट्री में जितनी भी बर्थ एंड डेट है कब से ये किया गया है, इनको रजिस्टर्ड होने की बात कब से चली है, कब से ये कहा जा रहा है इसको रजिस्टर किया जाएगा या करना चाहिए, तो ये है अक्टूबर 1, 2023, ठीक है, तब से इसकी बात की गई। क्यों की गई, क्योंकि ऑल रिपोर्टेड, ये इससे तो बात की गई जिससे गवर्नमेंट के पास सारा का सारा डेटा रहे, सारे का सारा क्या हो, जब उसके पास डेटा रहेगा तो सेंसस भी इजी हो जाएंगे और गवर्नमेंट को पता रहेगा कि कंट्री की ग्रोथ कैसी चल रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी चल रही है, उसके हिसाब से पॉलिसी से लेके प्रोग्राम से लेके हर चीज बनाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जरूरी है वो क्या है, वो है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 में का
ये एक्ट आया हुआ था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसके थ्रू क्या किया गया, जिसके थ्रू ये कि जितने भी डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे विल बी सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर द यूज ऑफ एडमिशन ऑफ, कि जितने भी स्कूल, ड्राइविंग लाइसेंस हो, स्कूल हो, कहीं पर भी अगर आपको क्या करना है, वोटर एनरोलमेंट हो, आपका आधार कार्ड हो, किसी भी चीज में एक सिंगल डॉक्यूमेंट काम आएगा, जो आपका डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट होगा, या डिजिटल जो है, अगर आप कहें कि कहीं पर भी आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है, कुछ भी क्लेम करना है किसी के लिए, डिजिटल डेथ सर्टिफिकेट, ये किसके थ्रू बनाया जाएगा, ये आपका 1 अक्टूबर से इसकी बात चल रही है कि हर चीज, सारे के सारे जो बर्थ और डेट है उनको डिजिटली क्या किया जाए, सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि वही इस्तेमाल होने की अब बात चल रही है कि इनको क्या किया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर रजिस्टर, एनरोलमेंट, इन सब चीजों के लिए आपका डिजिटलाइज होना जरूरी है सारी चीजों का। तो इसी की बात 1 अक्टूबर से अभी तक क्या है, चलती हुई आ रही है। इसके बाद बात करें तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट, तमिलनाडु का एक पब्लिक हेल्थ एक्ट है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। देखो हेल्थ एक तरीके से बात किया जाए डीपीएसपी के अंदर भी आता है आपका, कि ये स्टेट का क्या कह सकते हैं, ड्यूटी है कि स्टेट को हेल्थ पर क्या बनाना है, कानून बनाना बहुत जरूरी है। तो यहां पर तमिलनाडु का पब्लिक हेल्थ एक्ट है, ठीक है, हैज बीन इन्वोक्ड फॉर कंट्रोल ऑफ विच कम्युनिकेबल डिसीज, अभी किस कम्युनिकेबल डिसीज के कंट्रोल की बात उसमें चल रही है, तो इसमें बात किसकी चल रही है, इसमें बात चल रही है आपके डेंगू की, ठीक है, किसमें, डेंगू की, और डेंगू क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में डेंगू बहुत ज्यादा तेजी से क्या कर रहा है, फैल रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसी के लिए यहाँ पर कंट्रोल की बात चल रही है कि इस तरीके के मेजर्स अपनाने चाहिए, इस तरीके की चीजें, इस एक्ट के अंदर यही बोला जा रहा है कि इस तरीके की चीजों को अपनाना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, ये डेंगू जो इतना फैल रहा है वो कम हो। स्वास्थ्य रिलेटेड चीजें कि भाई हाइजीन को मेंटेन करना, कहीं पे भी गंदगी ना हो, ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें, ऐसे ड्रग्स प्रोवाइड करना, मतलब कि दवाइयां देना जिससे कि ये क्या हो, ये इस पे कंट्रोल बना रहे। क्यों, क्योंकि रिपोर्ट में अभी फेलियर ही दिख रहा है, फेलियर टू कंपाइल विद द नोटिस, कि कहीं पर भी मस्कीटो ब्रीडिंग कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है। मस्कीटो ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि मच्छर जो है वो ब्रीड करते हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सबसे बड़ा कारण है किसका, डेंगू का, तो इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट अभी हो गया है। और इसमें अगर हम बात करें, so according to study the ongoing spread of dengue in India has attributed to the monsoon, और ये किस वजह से हो रहा है, मॉनसून, क्योंकि जैसे ही मॉनसून आता है वैसे ही मच्छरों की जो ब्रीडिंग है, जो उनका पैदावार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो जितने ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, जितने ज्यादा पैदा होते हैं, उतना ज्यादा डेंगू की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसी पर ये बात की गई है कि भाई की फैक्टर इसके क्या है, तो इसके की फैक्टर क्यों डेंगू इतना फैल रहा है, तो हर चीज की यहाँ पे बात की गई है। रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर भी इसका कारण है, रेनफॉल और रेनफॉल से होगी ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, कारण हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच स्टेट हैज डिवाइज्ड एन एक्शन प्लान टू कार्व पेडी स्ट्रॉ बर्निंग, ये जो पेडी स्ट्रॉ बर्निंग है इसके लिए किसने अभी क्या किया है, कर्व करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो है आपका एक्शन प्लान जारी किया है। तो कौन सी स्टेट है, तो है आपकी पंजाब। किसने किया हुआ है, पंजाब ने अभी रिसेंटली ये किया हुआ है। अगर इसमें बात करें तो पंजाब ने अभी एक्शन प्लान जारी किया है कर्व करने के लिए, पेडी बर्निंग के लिए, जो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 31 हेक्टेयर है लैंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि इतने में आपका क्या होता है, पेडी का कल्टीवेशन होता है, और इसीलिए यहाँ पर जो पेडी का कल्टीवेशन होता है, फिर जो बच जाता है, फिर उसको जो जलाया जाता है, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, और सर्दियों में वो पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें रफली, अगर 16 मिलियन टन, ठीक है, स्ट्रॉ जो आ जाते हैं, और इसकी वजह से जो है बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती हैं। फ्यूल के लिए भी काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टिल इससे सिचुएशंस बहुत सारी क्रिएट होती हैं। तो अगर हम बात करें क्रॉप स्टबल बर्निंग इज द प्रैक्टिस इंटेंशनली सेटिंग फायर टू स्ट्रॉ स्टबल, इसका मतलब क्या है कि अनाज निकालने के बाद ये जो आपका कह सकते हैं स्टबल बर्निंग है, ये क्या होता है, जब अनाज निकालने के बाद आप जो बची हुई चीज को जलाते हो, उसके जलाने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारा धुआं फैलता है। आप दिल्ली में अगर बात करो तो ये जो स्मोक बनता है,
स्मोक क्या है, ये जितना धुंध बनता है ये क्यों होता है, वो पोल्यूशन की वजह से। क्यों? क्योंकि ये धुआं उसमें कारण बन जाता है उस पोल्यूशन के। तो इसके रोकथाम के लिए अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया अनाउंस इट प्लान टू इरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस बाय विच ईयर। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होता है, टीबी को खत्म करने का किस साल से इंडिया ने जो है वो सोचा हुआ है कि कब तक खत्म कर लेंगे, तो 2025। क्या सोचा हुआ है? 2025 तक ये जो है आपकी डिसीज इसको कवर कर लिया जाएगा। जो यूनियन मिनिस्टर है कौन? जितेंद्र सिंह। ये अभी इंपॉर्टेंस फिर है कि ये पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन से ही होगा। जब पब्लिक लाइक आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज और आपकी प्राइवेट अथॉरिटी जब साथ में पार्टनरशिप में मिलके पीपीपी जब पार्टनरशिप में मिलके काम करेंगी तभी जाके क्या होगा, तभी जाकर ये ट्यूबरक्लोसिस की जो हम के लिए हम स्ट्रैटेजी बना पाएंगे और तभी जाके ये इरेडिकेट भी होगा। और इसको इरेडिकेट करने का क्या 2025 जो है इसका गोल रखा हुआ है। अगर हम बात करें सो टीबी मुक्त एक्सप्रेस एंड मोबाइल मेडिकल वैन, एक वैन जो है चलती है और इसको और चलाने की बात की गई है, टीबी एक्सप्रेस मुक्त एक्सप्रेस, ठीक है। ये एक तरीके से कहा जाए तो मेडिकल वैन है, ठीक है, अंडर द श्री माता वैष्णो देवी नारायण हेल्थ केयर इनिशिएटिव। तो जो श्री माता वैष्णो देवी आपका हेल्थ केयर इनिशिएटिव है उसके अंदर इस वैन की बात की गई है कि ये वैन क्या करेगी, जगह जगह जाएगी, मेडिसिन प्रोवाइड करेगी और उसके साथ में जो है मेडिसिन रोकथाम के सारे उपाय को करेगी, ठीक है। इसका स्लोगन भी है चलो चले टीबी को हराने, ठीक है, लेट्स डिफीट टीबी, ये इसका क्या है स्लोगन है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई सोर्स ऑफ डेट्री आयन। जो आयन होता है आपका, ठीक है, डेट्री आयन, डेट्री आयन का मतलब जो न्यूट्रिएंट से आपको आयन मिलता है, तो वो क्या है, क्या सोर्स है इनमें से आयन का, क्या सबसे ज्यादा आपको खाना चाहिए जिससे आपको आयन मिलेगा। तो आपको सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए, सबसे ज्यादा सोर्स है आपका स्पिनच, स्पिनच पालक सबसे बड़ा सोर्स होता है आपके आयन का। तो अगर हम बात करें आयन रिच फूड कौन कौन से हैं जिनमें हाई लेवल में आयन होता है जिससे आपका खून बढ़ता है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो एनीमिया की शिकार, जो खून की कमी होती है वो सबसे ज्यादा कौन होती है, वुमेन ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आयन रिच कौन कौन से फूड होते हैं, अगर बात करें जिनमें हाई लेवल में आयन होते हैं, जो मिनरल होते हैं जैसे आपकी ग्रोथ के लिए, जैसे कि आपका फिश, एग, नट्स, लेग्यूम। वेजिटेबल में आपकी बात करें तो ये सारी वेजिटेबल जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, वो सारा आयन का सोर्स होता है। और आज के डेट में हर किसी में आयन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। आज पोल्यूशन की वजह से अब सब्जियां भी उतनी अच्छी नहीं रही हैं, तो आपको आयन कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए। आपकी मम्मी आपको डांटते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, क्यों? क्योंकि उनमें आयन बहुत सारा होता है, आयन बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो लास्ट है, सेंटर अप्रूव 30 रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ 83 करोड़ फ्रॉम विच स्टेट। अभी सेंटर ने 83 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है किस स्टेट से 30 रेलवे प्रोजेक्ट निकाले हैं, ठीक है, किस स्टेट में इसकी बात की गई है। तो इसमें किसकी बात की गई है, आपके तेलंगाना की। कहां पर? तेलंगाना के, तेलंगाना में 83 करोड़ का प्रोजेक्ट, 30 रेलवे प्रोजेक्ट, ठीक है। बात किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ही अप्रूव किया है 30 रेलवे प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ क्या होगी, 83 करोड़ होगी, ठीक है, 835.43 बिलियन। इसकी अगर बात किया जाए तो किसने ये कंफर्म किया है, आपके जो यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, ठीक है, इन्होंने अभी इसको हाल ही में किया हुआ है। तो इससे अगर हम बात कर ले यहाँ पर तो आपकी फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो कहाँ ओपन हुई थी, कब ओपन हुई थी, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में, दोनों ही महाराष्ट्र में जगह है। और एट प्रेजेंट इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट और 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है अगर हम रेलवे की बात करें तो हमारा रेलवे कब, तो हमारा रेलवे 1853 में बना और 1853 में फर्स्ट लाइन बनी रेलवे की मुंबई से ठाणे तक। और उसके बाद किया जाए तो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। और पहले पे कौन है, यूएसए, रशिया, चाइना और फिर इंडिया, ठीक है। इसी के साथ इंडिया टॉप है वर्ल्ड क्लास, अगर हम देखें इसके पैसेंजर और इसकी स्पीड और कितना लगेज कैरी कर सकता है, इस मामले में हमारी रेलवे जो है वो टॉप पर है।
ठीक है। इंडियन रेलवे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अंडरटेकिंग जो है वो क्या है, हमारा रेलवे ही है। इतने सारे स्टेशन, इतने सारे पैसेंजर, सब मिला के इसको क्या है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बनाता है। तो इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर क्या है, आपका रेलवे है। आपकी इकोनॉमी में मदद करता है, सोशली मदद करता है, और ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर यहीं खत्म हुए। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम से ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। और इसी के साथ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।